163 साल पुराने भारतीय दंड संहिता को बदलकर फाइनली 2023 में भारतीय न्याय संहिता को लाया गया है। जैसा कि नाम से क्लियर है कि भारतीय दंड संहिता यानी उस एम पे बेस थी कि आपको दंड देना है, यानी जो अंग्रेजों ने कानून बनाया अगर आप उनकी बात को नहीं मानेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। लेकिन उसमें बदलाव लाया गया 2023 में और अब इस कानून का नाम रखा गया है भारतीय न्याय संहिता, यानी इस कानून का एम है लोगों तक न्याय पहुंचाना। इस भारतीय न्याय संहिता में 10 बड़े बदलाव किए गए जो आईपीसी से बड़े शिफ्ट माने जा रहे हैं। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं भारतीय न्याय संहिता के ऊपर, जहां हम आपको बताएंगे कि वो 10 बड़े चेंजेस क्या हैं। आपको हर एक चेंज से रूबरू करवाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे उसमें आईपीसी और बीएनएस में एक फ़र्क आया है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या लॉयर हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपकी ये प्रैक्टिस में काफ़ी काम आने वाला है। और अगर आप जागरूक जनता हैं तो अभी वीडियो बहुत काम का है, क्योंकि हर एक लॉ से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। इस वीडियो में जब हम 10 बड़े बदलाव की बात करेंगे तो कुछ आंकड़ों पे भी नज़र डालेंगे, जिससे हम आपको बताएंगे कि कितने नए ऑफेंसेस को लाया गया है और हटाया गया है। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं ये चैनल का खास वीडियो। आप देख रहे हैं मेरे साथ लीगल शॉर्ट्स और मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट अमन मनोज। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम उन 10 बड़े बदलावों को जाने उससे पहले हम कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। उन आंकड़ों से आपको पता लगेगा कि किस तरीके से पूरे के पूरे क्रिमिनल लॉ को चेंज किया जा रहा है। 21 नए ऑफेंसेस को फाइनली भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है। इसका मतलब पहले ये कभी अपराध नहीं हुआ करते थे। 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है। दूसरा, 19 ऐसे प्रोविजन हैं जो पहले आईपीसी में थे लेकिन अब उनको डिलीट कर दिया गया है। वहीं 33 ऐसे अपराध हैं जहां पर जो सजा का प्रोविजन था उसमें इंक्रीज किया गया है। वहीं 83 यानी 83 ऐसे ऑफेंस हैं जहां पर फाइन का जो पनिशमेंट है उसको बढ़ाया गया है। वहीं पे 23 यानी 23 ऐसे अपराध हैं जहां पे जो मिनिमम पनिशमेंट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी अब जब भी एक कन्विक्शन होगा तो उतना मिनिमम पनिशमेंट देना होगा। ऐसे नए 23 अपराधों को भारतीय न्याय संहिता में जगह दी गई है। साथ ही साथ एक नए तरह का पनिशमेंट लाया गया है कम्युनिटी सर्विस, और 6 ऐसे अपराध उसमें डाले गए हैं भारतीय न्याय संहिता में। वहां पे कम्युनिटी सर्विस का आप उनको पनिशमेंट दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें मेजर चेंजेस के बारे में, तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड जो कभी इंट्रोड्यूस नहीं की गई थी आईपीसी में, वो फर्स्ट टाइम बीएनएस में की गई है। वहीं ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन को भी जेंडर में इंक्लूड किया गया है बीएनएस में। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को जो पहले नहीं थे अब उन्हें डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन में डाला गया है। साथ ही साथ जो मूवेबल प्रॉपर्टी थी उसकी डेफिनेशन को एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है, और अब हर तरह की प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन को उसमें डाला गया है। वहीं वुमेन और चाइल्ड के खिलाफ जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर बनाया गया है। वहीं जो अटेम्प्ट, अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंसेस होते हैं उनके लिए भी एक नया चैप्टर बनाया गया है। वहीं सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि जो सुसाइड करने का एक ऑफेंस था उसको अब फाइनली बीएनएस में डिलीट कर दिया गया है। साथ ही साथ बेगरी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन फॉर ट्रैफिकिंग, और जो डेफिनेशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट थी वहाँ उसके नंबर ऑफ डेज 20 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिए गए हैं। कम्युनिटी सर्विसेज की हम बात कर चुके हैं। अगर हम बात करें माइनर चेंजेस की, तो 9 ऐसे जगह है इस बीएनएस में जहाँ पर लुनेटिक, इंसेन और इडियट जो 3 वर्ड है इनको कंप्लीटली हटा दिया गया है। वहीं जो आईपीसी जो पुराने कानून चलाता लेकर आया है, जहाँ पर हम अंग्रेजों के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं लाइक ब्रिटिश कैलेंडर, क्वीन, ब्रिटिश इंडिया, जस्टिस ऑफ द पीस, उन सब को डिलीट कर दिया गया है। और 44 ऐसे स्थान है जहाँ पे कोर्ट ऑफ जस्टिस के जगह पर अब सिर्फ कोर्ट लिखा जाएगा। तो अब इन आंकड़ों के बाद हम देखते हैं 10 बड़े बदलाव। सबसे पहला बदलाव, कम्युनिटी फॉर्म को एज अ पनिशमेंट के रूप में इंक्लूड किया गया है। आईपीसी में जैसे फाइन लगाया करते थे, सेंटेंस दी जाती थी, यानी कन्विक्शन जो होता था कि आपको कितना इंप्रिजमेंट होगा, ये पनिशमेंट के प्रकार थे। अब एक नया पनिशमेंट का प्रकार दिया गया है, वो है कम्युनिटी सर्विस। अब कम्युनिटी सर्विस क्या है वो तो भारतीय न्याय संहिता अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है, उसको डेफिनेशन नहीं दी गई है। लेकिन कुछ ऐसे माइनर ऑफेंसेस जैसे डिफेमेशन हो गया, या कोई ड्रंक पर्सन है उसने कोई मिसबिहेव कर दिया है, तो इन तरह के कुछ ऐसे ऑफेंसेस एक्सप्लेन किए गए हैं। वहाँ पे एडिशनल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दिया गया है कम्युनिटी सर्विस का, यानी अगर लर्नेड मजिस्ट्रेट या जो लर्नेड जुडिशियल ऑफिसर हैं वो चाहें तो कम्युनिटी सर्विस की भी पनिशमेंट दे सकते हैं। दूसरा जो बड़ा बदलाव था वो ये था ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन एंड चाइल्ड ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। पहले अगर आप भारतीय दंड संहिता को देखें तो बहुत सारे प्रोविजन स्कैटर्ड थे।
कोई कई प्रोविजन में लिखा था बच्चों के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में, कहीं वुमेन के बारे में अलग प्रोविजन थे। फाइनली भारतीय न्याय संहिता में एक चैप्टर 5 बना दिया गया, जहां पे महिला और बच्चों से संबंधित जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस के अपराध हो सकते हैं उन्हें एक चैप्टर में डाला गया है, ताकि एक जगह पर सारे प्रोविजंस आ जाए। तीसरा जो बड़ा बदलाव है वो है मैरिटल रेप को लेके। अगर आप आईपीसी में देखें तो रेप की डेफिनेशन में ये लिखा गया था कि अगर वाइफ 16 ईयर्स से कम है तो उसके साथ किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स वुड बी अमाउंट टू रेप। लेकिन आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको चेंज किया और बोला कि नहीं, ये 16 नहीं, इट शुड बी कंसिडर्ड 18 ईयर्स। अब उस बात को स्पेसिफिक प्रोविजन डाल दिया गया है भारतीय न्याय संहिता में। सेक्शन 63 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में जो एक्सेप्शन जोड़ा गया कि नथिंग वुड बी एन अमाउंट ऑफ रेप अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स अपनी वाइफ के साथ किया जाए, बशर्त वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी अगर 18 साल से कम की वाइफ है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो इट वुड अमाउंट टू रेप। और ये पहली बार स्पेसिफिक प्रोविजन आया है भारत के क्रिमिनल लॉ में। चौथा जो बड़ा बदलाव था वो इसी तरह के अपराधों के लिए था, सेक्सुअल ऑफेंसेस बाय एम्प्लॉइंग डिसेटफुल मीन्स एसेट्रा। सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं दो कारणों से, या तो आप डिसेटफुल मीनिंग से उसको छल कपट करके तो एक अपराध है, और दूसरा फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे, अगर आप उसको फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे उसके साथ इंटरकोर्स करते हैं तो भी अपराध है। आपको ध्यान होगा कि आईपीसी में फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे एज सच कोई प्रोविजन नहीं था। जितने भी ऑफेंसेस अगर कोई ऐसा अपराध घटता था तो वो 376 आईपीसी में एफआईआर दर्ज होती थी। लेकिन अब सेक्शन 69 को स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी अगर प्रोसिक्यूटर से प्रूव कर देती है कि उसने मेरे साथ फॉल्स प्रॉमिस किया मैरिज का और इस कारण से मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, अब उसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट थे जहां पे ये डिबेट चलती आई थी कि ये ब्रीच ऑफ प्रॉमिस है या फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज है। अब उसको हटाने के लिए फाइनली सेक्शन 69 को लाया गया है, और अगर ये प्रूव होता है तो 10 साल की सजा का प्रावधान है। चौथा बदलाव है 377 आईपीसी को लेके। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जब भारत की संवैधानिक बेंच ने सेक्शन 377 आईपीसी को पार्शियली स्ट्रक डाउन कर दिया था, लेकिन फिर भी 377 को रखा गया था। यानी अगर आप अननेचुरल ऑफेंस करते हैं विथ मैन, वो अपराध था। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में उस 377 की पूरी डेफिनेशन को हटा दिया गया है, उस ऑफेंस को हटा ही दिया गया है। यानी अब आज की तारीख में अगर नया कानून इफेक्टिव होता है तो अगर अननेचुरल ऑफेंस अगर विथ मैन होता है तो अभी वो एक अपराध नहीं होगा। पांचवा जो बड़ा बदलाव है, जो सबसे बड़ा बदलाव है ऑर्गेनाइज क्राइम को लेके। आप लोग देखते होंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा गैंग बन जाती है और गैंग मिलकर लोगों के साथ अपराध करती है। इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। फर्स्ट टाइम भारत के कानून में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लाया गया है। सेक्शन 111 ऑफ भारतीय न्याय संहिता और 112 ऑफ भारतीय न्याय संहिता दोनों इस बारे में बात करते हैं। सेक्शन 111 कहता है कि अगर आप ग्रुप में मिलकर यानी एक सिंडिकेट बनाकर किसी के साथ मर्डर, रेप या इस तरह का सीरियस ऑफेंस करते हैं तो उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी दी जा सकती है। वहीं 112 कहता है कि अगर आप कोई माइनर ऑफेंसेस करते हैं इन ए ग्रुप सिंडिकेट तो वहां पर मिनिमम 1 ईयर से लेके मैक्सिमम 7 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। यानी ऑर्गेनाइज क्राइम को रिकॉग्नाइज किया गया है, ग्रुप सिंडिकेट को रिकॉग्नाइज किया गया है, और अब आप उस ग्रुप के मेंबर हैं, आप उनके साथ गए हैं तो अब आप भी उसमें पीछे नहीं बच सकते। छठा जो बड़ा बदलाव है वो ये है कि एक नया ऑफेंस जोड़ा गया है, टेररिस्ट एक्ट। भारत में पहले कानून में कहीं भी टेररिस्ट एक्ट का वर्ड डिफाइन नहीं था, लेकिन अब टेररिस्ट एक्ट को जोड़ा गया है। अगर आप इस देश की इंटीग्रिटी को, सॉवरेनिटी को अगर आप उसमें खतरा पैदा करते हैं तो आप टेररिस्ट एक्ट के लिए मुलजिम बन सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, जब पहला बिल लेके आया गया तब से उसमें टेररिस्ट एक्ट को जब डिफाइन किया तो इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी को रखा गया, लेकिन इकोनॉमिक सिक्योरिटी के बारे में कोई बात नहीं थी। लेकिन अब जब सेकंड बिल आया जिसको फाइनली पास करके कानून बनाया गया है, उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी डाला गया है। यानी अगर आप भारत की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और अगर इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी अगर आप चैलेंज करते हैं, उसके साथ कुछ गलत करते हैं तो वो टेररिस्ट एक्ट को माना जाएगा। इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करें तो अगर आप फेक करेंसी को बनाना, उससे सर्कुलेट करना या भारत की किसी भी ऐसे कानूनी मुद्रा को जिससे देश को नुकसान हो सकता है इकोनॉमिक को, वो बनाना एक अपराध माना गया है और अब इसके लिए स्पेसिफिक बीएनएस में जगह दी गई है। और ऐसा करने पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन दिया गया, यानी जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है। सातवीं बात भी यहीं से निकलती है,
जो पहले सेडिशन लॉ के काफ़ी डिबेट चल रही थी, उस सेडिशन लॉ के बेसिक एस्पेक्ट को तो सेम रखा गया है, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट वर्ड हटा के कंट्री वर्ड डाल दिया है। यानी अगर आप उस कंट्री के खिलाफ कुछ करेंगे तो वो सेडिशन माना जाएगा, ना कि गवर्नमेंट के खिलाफ। यानी कुछ हद तक अब आप जो अपनी ओपिनियन रखते हैं वो अब इस सेक्शन से बाहर आ जाएगी, इस सेक्शन के एम्बिट से बिल्कुल बाहर होगी, और अपनी ओपिनियन रखना अब गलत नहीं होगा। 8वां बड़ा बदलाव है, मॉब लिंचिंग को पहली बार भारत के क्रिमिनल लॉ में जगह दी गई है। सेक्शन 103 ऑफ भारतीय न्याय संहिता से अगर 5 या 5 से ज़्यादा आदमी एक साथ मिलकर किसी पर्सन को उसकी रेस, उसकी सेक्स, उसकी कास्ट या उसके पर्टिकुलर रिलीजियस बिलीफ को लेकर उसका मर्डर करते हैं तो वो मॉब लिंचिंग मानी जाएगी, और इसके लिए डेथ पेनल्टी तक का प्रोविजन है। यानी पहली बार मॉब लिंचिंग को जगह दी गई है। अब हम बढ़ते हैं 9 बदलाव की तरफ। 9 बदलाव वो बदलाव जिसने पूरे देश में भी आंदोलन कर रखा है। आपने देखा होगा कि जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं उन्होंने हड़ताल कर रखी थी, अब तो खैर वो रिज्यूम हो गई है। वो कानून है हिट एंड रन का। अगर हम बात करें हिट एंड रन कानून की तो थोड़ा सा इसके बेसिक में चलते हैं। हम बात करते हैं 304A आईपीसी की, जो भारत के पुराने कानून में था। 304A आईपीसी कहता है कि अगर कोई रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट से किसी की डेथ होती है तो 2 साल की सजा है। अब चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे आप जनरल कैटेगरी में हो, या फिर आप अगर हिट एंड रन केस है तो 2 साल की सजा थी। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में इसको पूरा बदल दिया गया है और अब इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया है। अगर रैश एंड नेग्लिजेंट आपके एक्ट से किसी की डेथ होती है तो जनरल अगर कोई आप एक्ट करते हैं तो उसके लिए 5 साल की सजा का प्रावधान कर दिया है, यानी जो 2 साल थी उसको बढ़ा के 5 साल कर दिया है। लेकिन डॉक्टर्स के लिए एक स्पेसिफिक कैटेगरी बना दी और डॉक्टर्स के लिए मात्र 2 साल ही रखा है। यानी जो 5 साल बढ़ाया है वो सिर्फ जनरल एक्ट के लिए रखा है, लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं तो वो उसको 2 साल ही रखा गया है। यानी जो 304A पुराना था वही आज की तारीख में पनिशमेंट BNS में रखा गया है फॉर डॉक्टर्स। लेकिन अगर हम बात करें हिट एंड रन केस की तो वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। हिट एंड रन केस के मुताबिक अगर किसी की गाड़ी से कोई रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट से किसी की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद अगर वो पर्सन जिसके एक्ट से उसकी डेथ हुई है वो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म नहीं करता है तो 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और काफ़ी बड़ा जुर्माना है। इसी को लेके अभी आंदोलन चल रहा है। लेकिन अब इसके 2 विचारधारा हैं। कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल सही है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसमें भीड़ से बचने के लिए जनरली ड्राइवर वहाँ से भाग जाते हैं, तो अगर भाग जाएंगे तो क्या 10 साल की सज़ा उनको भुगतनी पड़ेगी। तो ये डिबेट है। खैर आने वाले टाइम में पता लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये कानून में बड़ा बदलाव है। और हम चलते हैं लास्ट 10 और आखिरी बदलाव की तरफ, जो ये कहता है स्नैचिंग के ऊपर। भारत के कानून में पहली बार स्नैचिंग वर्ड जोड़ा गया है और ये कहा गया है कि अगर चोरी करने के आरोप से कोई चीज़ आप स्नैच करते हैं, चाहे आप किसी के गले से कोई मंगलसूत्र या गले से कोई चैन खींच रहे हैं, तो वो स्नैचिंग का ऑफेंस माना जाएगा और इसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन किया गया है और 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो आज हमने जाने ये 10 बड़े बदलाव। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको घर बैठे ऐसी वीडियो मिलते रहे। मिलेंगे अगली बार इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।